मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी के लाइव में सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। कोरोना संक्रमण इस कदर हमारी जिंदगियों पर हावी हो गया है कि उसके बारे में जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम वीएनएम टीवी के प्लेटफॉर्म से यही कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में है, जो हमारे मन में है, जो हर किसी के मन में है, उसके जवाब हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करें। और इसलिए आज हमने 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स को हमारे साथ जोड़ा है। सबसे पहले अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पंकज परीख, जो वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट है। सर, वेलकम टू द वीएनएम। बिल्कुल, खूब आनंद हुआ, आप लोगों ने इनवाइट किया है एंड प्लेटफॉर्म दिया है कि लोगों को पहुंच सके। बड़ी अच्छी बात की है। और हमारे साथ वडोदरा से जुड़े हैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल के इंटेंसिविस्ट डॉक्टर रितेश शाह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी टू बी हियर। कोरोना संक्रमण इस कदर अब वडोदरा शहर में, गुजरात राज्य में और देश भर में और विदेशों में भी बढ़ता जा रहा है, जिस पर हर जानकारी मैंने पहले ही कहा जानना आपके लिए बहुत जरूरी। और ऐसे में अमेरिका से जब हमारे साथ डॉक्टर पंकज जुड़े हैं, मैं उनसे जानने की जरूर कोशिश करूंगी कि यूएसए भी काफी प्रभावित हुआ इस महामारी से और इंडिया में भी अब जो सेकेंड वेव है काफी घातक साबित हो रहा है। सर, क्या डिफरेंस है अमेरिका में जो वेव फैला था उसमें और भारत में जो संक्रमण फिलहाल फैल रहा है और लोगों की जान जा रही है उसमें? अमेरिका में जो तकलीफ हुई थी 1 बरस पहले न्यूयॉर्क में, उनका प्रभाव अभी जो इंडिया में हो रहा है उसके करीबन एक तरीके का था, समवॉट सिमिलर इन बोथ वेज। तो उस समय भी अमेरिका की तैयारी इतनी नहीं थी कि जितना जल्दी उनको रोग को कंट्रोल में लिया जाए। तो न्यूयॉर्क वॉज ओवर पावर्ड विद दैट, उसमें काफी तकलीफ हुई थी। पर हमारे वहां जो अभी हो रहा है 1 बरस के बाद हो रहा है, और इतना फास्ट स्प्रेड हो रहा है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वी आर नॉट एबल टू हैंडल दैट। और दूसरी ये है कि जो यहाँ का वायरस है काफी तेजी से फैल रहा है और उसका प्रभाव भी यंगस्टर्स में भी 40 से 60, 50, 60, 70 वर्ष के लोग में भी आ रहा है और उसकी जो इफेक्ट आ रही है काफी रैपिडली आ रही है। 2 चीजें हैं, तो दैट मेक्स इट हार्डर। काफी तकलीफ हो रही है इसकी वजह से। लगातार आप लोगों से जुड़े हुए हैं। भारत में जो संक्रमण ज्यादा तेजी से फैला है उसकी वजह क्या मानते हैं? भारत में जो संक्रमण हुआ है, बेसिकली आप अगर देखो कोरोना की हिस्ट्री में कि सब कंट्री एक दूसरे से कंटेक्सचुअली ड्यूरेशन में या तो आगे है या तो पीछे है जी। लेकिन चीज ये है कि हर एक देश में ये अलग अलग है। यहाँ एक चीज है कि ये जो इस बार की जो स्ट्रेन है वो बहुत फास्ट फैलती है। इतनी फास्ट फैलती है कि उसके हिसाब से हमारे जितने मेजर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली कम पड़ रहे हैं। सब काम कर रहे हैं, चाहे वो इट्स नॉट ओनली डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिक्स, गवर्नमेंट भी इतना काम कर रही है, सब संस्थाएं इतना काम कर रही है, मीडिया इतना काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से फैल रहा है और फैला हुआ है उस तरीके की अपनी तैयारी, कंसीडरिंग द पॉपुलेशन आल्सो, डेंस पॉपुलेशन, अपने देश की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डेफिनेटली बहुत डिफिकल्टी हो रही है इसको पहुंच पाने में। लेकिन ये नहीं पहुंच पाए ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना इंडिविजुअली हम कर सकते हैं एज अ सिटीजन, एज अ डिसिप्लिन सिटीजन, हमको करना चाहिए और हम करते रहेंगे। बिल्कुल। भारत और अमेरिका 2 ऐसे देश जो कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और भारत में तेजी से फैलने की वजह म्यूटेशन को बताया जा रहा है। डॉक्टर परीख, आपके पास वापस आऊंगी। ये जो भारत का वेरिएंट है उस पर भी आप काफी, क्योंकि भारत के मरीजों से भी आप सीधे जुड़े हुए हैं, भारत में कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैलने की वजह क्या म्यूटेशन को मान रहे हैं? माने वजह काफी हो सकती है। म्यूटेशन सर्टेनली इज प्लेइंग ए रोल कि अमेरिका में इतना फास्ट नहीं पहुंचा और इंडिया में हो रहा है, तो म्यूटेशन इज सर्टेनली प्लेइंग ए रोल व्हिच इज मेकिंग इट हार्डर काफी लोगों के लिए। तो वो जरूर है। हमारी जो पॉपुलेशन की इनएबिलिटी टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड मास्क, वो भी है, वो भी तकलीफ है। हमने काफी जल्दी से कंट्री को ओपन कर दिया और काफी रैलीज वगैरह ये भी कंट्रीब्यूट किए, तो काफी कई वजह हैं। मेरा ख्याल है कि अभी इस जगह जो हम हैं, तो क्या किया जाए कि जो हमारा अस्पताल, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स ये सभी ओवरलोड हो रहे हैं, उनका कम कैसे किया जाए, ये हमारा एम्फेसिस रहना चाहिए। कि जो लोग शुरुआत में नए
कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है उनको अस्पताल से बाहर कैसे रखा जाए. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग. राइट. मैं उस पर वापस ज़रूर आपके पास आऊँगी, लेकिन डॉक्टर रितेश शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वडोदरा में हॉस्पिटल्स जो है कंप्लीटली फुल है। प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कहीं भी बेड्स नहीं है। ऐसे में ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सर किस इंटेंसिविटी के साथ मरीज़ आपके पास आ रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत होती है, फिर पाइपेप पे जाते हैं और सीधे वेंटिलेटर पर। कितनी फ़ास्ट ये जो इन्फेक्शन है वडोदरा के लोगों में फैल रहा है? देखिए, पहले मैं ये बताऊंगा कि एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल जो स्ट्रेन थी उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं इस बार. नंबर में बहुत ज्यादा है, पहली बात. दूसरी बात, पहले स्ट्रेन में लास्ट ईयर में वो 1.5 महीना चला था. इस बार 2 महीने हो गए फिर भी वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है. मतलब बहुत ज्यादा फैल रहा है, मरीज बहुत ज्यादा है और लंबा चल रहा है. तो उसके हिसाब से जितने ज्यादा मरीज होते हैं उतने प्रोपोर्शनेट कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं. मैं आपको बताऊं कि अभी भी फॉर्चुनेटली ऐसा है कि 85 to 90% मरीज वैसे भी ठीक हो रहे हैं. तो पैनिक होने की जरूरत नहीं. ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कोविड हुआ तो उसको फटाफट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी. नहीं, 90% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. उसके बाद जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, जो पहले पैनिक की वजह से ज्यादा आ रहे थे, अभी लोग धीरे धीरे समझना शुरू हुए हैं. इसलिए अभी जो पिछले 15-20 दिनों में हमारा फेज जो चेंज हुआ है कि अभी होम क्वारंटाइन पेशेंट्स ज्यादा है, लेकिन अभी जो स्टर्लिंग हॉस्पिटल के जैसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वाले मरीज ज्यादा आ रहे हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से सही है कि जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा हम ये मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो घर पे ठीक हो सकते हैं. आज भी ये नई स्ट्रेन हो, पुरानी स्ट्रेन हो, उसमें मत जाइए. म्यूटेशन, नॉन म्यूटेशन, उसमें मत जाइए. अभी भी 90% ऑफ द पेशेंट्स घर पे ठीक हो सकते हैं. उसमें हो क्या रहा है कि अगर कोई पैनिक की वजह से एडमिट होता है तो बेड ऑक्यूपाई हो जाता है. अगर वो ऑक्यूपाई हो जाता है तो जो ऑक्सीजन के मरीज वाले पेशेंट को हमको रिफ्यूज करना पड़ता है कि हमारे पास बेड नहीं है. तो हमारी हॉस्पिटल में हम ये झुंबेश भी लगा चुके हैं, काफी टाइम से हम अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं कि ये देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, कि ये क्राइटेरिया हो तो ही आप हॉस्पिटल में जाइए. आप बेशक हॉस्पिटल में जाइए, लेकिन हमारा एक बात बताऊं, मैं मेरा सबसे ज्यादा टाइम इसी में जाता है, दर्दी और उनके रिलेटिव्स को कन्विंस करने में कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, रादर देन ट्रीटमेंट. तो अगर ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन वाले दर्दी अभी हॉस्पिटल में ज्यादा आ रहे हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट है. नंबर ज्यादा, इसलिए हमको वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन वाले पेशेंट्स ज्यादा लग रहे हैं. तीसरी बात, इस बार अनफॉर्चुनेटली यंग पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू ओल्ड पेशेंट. और यंग पेशेंट बिगड़ भी रहे हैं, क्योंकि सब यंग पेशेंट मतलब लेस देन 45 इयर्स जिसने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, तो वो पेशेंट फास्ट रैपिडली डिटीरियोरेट हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं. उनको ऑक्सीजन, बाइपैप और वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ रही है पिछले साल की कंपैरिजन में. ऐसा नहीं है कि एजेड पेशेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेटली पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार यंग पॉपुलेशन भी बहुत आ रही है. जी, बिल्कुल सही बात है। यंग लोग हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे में हेल्थ सिस्टम जो है गुजरात का हो या पूरे देश का हो, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है और इसलिए मैं डॉक्टर पंकज के पास वापस चलूँगी। वो कह रहे थे कि हॉस्पिटलाइज़ेशन कम करना होगा और ये कैसे कम हो सकता है? डॉक्टर परीख, आप बताइए कैसे हम घर पर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सेफली कोविड का जो पूरा पीरियड है उससे बाहर निकल सकते हैं? दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. हिंदुस्तान में जो बड़ौदा में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है. कैसे मेरे को पता लगा कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया इकट्ठा होके उन्होंने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंटरनेट ग्रुप बनाया है. तो हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ, फिजिशियन के जिनके फैमिलीज हिंदुस्तान में, उनके सभी के साथ हम बात कर रहे हैं. तो पता लगता है कि जो बड़ौदा में हो रहा है तो हर एक गांव में, हर एक सिटीज में हो रहा है. तो उनसे पता लगता है कि तो जो फिजिशियन है यहाँ, इतने सारे फिजिशियन, आई एम सो सरप्राइज के अमेरिका के जो इंडियन फिजिशियन हैं इतने एंथुसियास्टिक हैं, तैयार हैं कि किसी भी तरह हम हिंदुस्तान के लोगों को, सिटी में या बाहर के, सभी को पहुंच सके.
हमारा जो भी एक्सपर्टीज है हम दे सके, हम अवेलेबल है। तो मैं ऋषभ जी को बता दूं, डॉक्टर शाह को, कि अस्पताल में या बाहर में किसी भी तरह से अमेरिका के क्वालिफाइड फिजिशियन जो पल्मोनरी स्पेशलिस्ट हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, हमारे जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, they are available as many as you need them to cut down your workload so that they can help. There are 2 and 3 websites which are created. One of them is called mdtalk.com, mdtalk.com, and second is I think eGlobal, GLABAL. तो वो वेबसाइट पर फिजिशियन एनी रिमोट पेरिफेरी में जो आदमी घर पर बैठा है and they cannot reach the physician, if they log on to website and somebody can help them to communicate, तो उसमें अमेरिकन फिजिशियन एंड इंडियन फिजिशियन दोनों साथ खड़े हैं टू गाइड द पीपल एट होम। तो आप जरूर ये सभी को पहुंचा दे कि ये वेबसाइट्स आर अवेलेबल टू हेल्प complement. We don't want to replace Indian doctors, but if the Indian doctors are overloaded, qualified people are available here कि जो वहां तक पहुंच सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप लोगों का सभी का वर्कलोड थोड़ा कम हो सके। दूसरा ये सजेशन है जो इनमें मैं बात कर रहा हूं, करीबन स्पेशली एक फिजिशियन है डॉक्टर लोकेश, who has been in American setup, he is a pulmonary specialist, और वो साउथ इंडिया में से हैं। वो अपने इलाके में आखिरी 8-10 महीने से फोन पर लोगों को हेल्प कर रहे हैं जिनको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, और उनका कहना है कि स्टेरॉइड्स जो अप्रोप्रिएट टाइम पर शुरू किए जाए जहां जरूरत है, तो घर में बिफोर दे बिकम वर्स, उनको जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़े उनके पहले अप्रोप्रिएट टाइम में जो स्टेरॉइड दिए जाए, तो उनका शायद उनका अपना एक्सपीरियंस काफी है कि इन लोगों को अस्पताल की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि वी नो, जैसे डॉक्टर शाह ने बताया कि 100 आदमियों में से 15 या 20 आदमी को अस्पताल में जरूरत जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो रही है, सांस फूलने का काफी हो रहा है, तो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। तो वो 15-20 के जगह हम लोग जो 10 को वो कर सके, 5 को कर सके अस्पताल जाने की जरूरत, तो विदिन 2 वीक्स अस्पताल जाने का नंबर कम हो जाएगा। तो ये हमारा एम्फेसिस ये है। बड़ौदा में तो फिर भी लोगों को डॉक्टर शाह जैसे टैलेंटेड लोगों की ट्रीटमेंट बहुत जल्दी मिल सकती है, काफी डॉक्टर्स हैं वो आर वेरी नॉलेजेबल। पर मेरा चक्कर यह है कि जो पादरा में है, जो उसके भी रिमोट सिटीज में बैठे हैं, जिनको एक तो टैलेंटेड फिजिशियन की क्विक अवेलेबिलिटी नहीं है, और दूसरा अस्पताल 2-4 घंटे का ड्राइव है, और वहां भी जगह मिले नहीं मिले पता नहीं है, तो उन लोगों को घर में रखने का क्या हमारे पास सलूका है। डॉक्टर जानते हैं कि 2 ही मेडिकेशन हैज बीन शोन टू बी हेल्पफुल इन कोविड, ओनली 2 मेडिकेशन have been shown to reduce mortality. Number 1 is steroids. At appropriate time, there is no substitute to steroids to help these people. उनके कोई अलावा चारा ही नहीं है। दूसरी मेडिकेशन जिससे थोड़ा फायदा है वो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन है, जो सही जगह वो यूज किया जाए तो उससे भी थोड़ा फायदा हो सकता है। तो हमारा ख्याल है कि रेमडेसिविर के पीछे घूमे, एंटीवायरल मेडिकेशन डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन वगैरह उसके पीछे घूमे, उसके बजाय ज्यादा गुड डोज ऑफ स्टेरॉइड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, जो सब जरूरत पड़े तब दिया जाए, तो काफी से काफी आदमी को फायदा हो सकता है। सभी को जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट एवरीबॉडी नीड्स इट, सभी को जरूरत नहीं है, पर जिनको जरूरत है, किसको जरूरत है वो जानने के लिए आपके डॉक्टर, और जरूरत है तो हमारे डॉक्टर अवेलेबल हैं। ये मेरा एसेंशियल मैसेज था कि जो घर पर लोग बैठे हैं, जब खास लोग मैं बताऊं कि जो 60, 17, 80 एंड अभी जो डॉक्टर शाह बता रहे हैं कि इवन 40-50 वर्ष के आदमी, उनमें सिंपल ऑन फोन एनालिसिस किया जाए कि इन लोगों को अस्पताल में जाने के चांसेस ज्यादा है, पर नॉट वेट टिल ऑक्सीजन ड्रॉप्स बिलो 90%। जब ऑक्सीजन 90%, 90% से बिलो ऑक्सीजन हो, तब तो यू ऑलरेडी हैव क्रॉस द बोट। Then the hospital availability is limited, beds availability is limited, oxygen availability is limited. So इन लोगों को पहले कुछ किया जाए या नहीं, ये मेन मतलब है हमारा। डॉक्टर परीख बात करें स्टेरॉइड्स के अर्ली कोविड के जो ट्रीटमेंट है उसमें इस्तेमाल में, और आईसीएमआर ने भी डॉक्टर शाह शायद कल ही ये गाइडलाइन दी है कि अर्ली स्टेज में स्टेरॉइड्स दिए जाए, लेकिन भारत जैसा देश जो होता है वहाँ स्टेरॉइड्स के नाम से ही लोग डरते हैं। तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल इन कोविड ट्रीटमेंट? मैं तो वही बताऊंगा कि डरना जरूरी है,
स्टीरॉइड्स इज डबल एजेड स्वॉर्ड। इस माध्यम से जो सर ने बोला, डॉक्टर पंकज ने बोला, वो बात सही है। लेकिन अगर बिना काम का स्टीरॉइड लिया तो इट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हम फर्स्ट वेव के बाद सिर्फ स्टीरॉइड की वजह से देख चुके हैं। राइट। सो हमारी एक गाइडलाइन, यहाँ इंडियन गाइडलाइन है, उसके हिसाब से जिस पेशेंट को 6 मिनट वॉक टेस्ट, प्लीज नोट डाउन, कि जो हर रोज मतलब हर एक लोग के पास वो ऑक्सीमीटर है, SpO2 बोलते हैं उसको, सबको पता है कि इतना रीडिंग होना चाहिए। तो जो संक्रमित हुए हैं उनको 6 मिनट वॉक टेस्ट करना जरूरी है। अगर 6 मिनट, आई विल एक्सप्लेन कि बेसलाइन आप रेस्ट कर रहे हो, आप अपना ऑक्सीजन देखो कितना आ रहा है। सपोज 96-97% है, आप 6 मिनट अपने रूम में चलो, ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब ऐसा नहीं आराम से चलो, ब्रिस्क वॉकिंग, और 6 मिनट के बाद तुरंत देखो कि कितना ऑक्सीजन आ रहा है। अगर वो 3 to 4% से कम हुआ बेसलाइन से, या तो एब्सोल्यूट ऑक्सीजन 94% से कम हुआ, जिनको अब पहले का फेफड़े की, लंग्स की बीमारी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उनको स्टीरॉइड की जरूरत है। जी। अगर आपको फीवर आया, बुखार आया, आप स्टीरॉइड लोगे, आपको ठीक लगेगा इनिशियली, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, खुद से स्टीरॉइड मत लीजिए। आपके डॉक्टर का जब तक प्रिस्क्रिप्शन ना हो, आपके डॉक्टर जब तक आपको असेस नहीं कर ले, चाहे वो इंडियन डॉक्टर हो, चाहे पंकज परीक सर जैसे नाइस जेस्चर कि उन्होंने इतना सारा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उनके माध्यम से हो, लेकिन बिना डॉक्टर के असेसमेंट किए स्टीरॉइड मत लीजिए। और ये जो मैंने बताया, जिस पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर नहीं है, पहले 3-4 दिन हर एक को फीवर आता है, अगर हाई ग्रेड फीवर है 101, 5 दिन के बाद भी चल रहा है आपका फीवर, आपको सांस में तकलीफ हो रही है, आपका SpO2 मतलब ऑक्सीजन लेवल जो 6 मिनट के बाद नीचे जा रहा है, तो ही ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। जी। और मैं अग्री करूंगा डॉक्टर परीक से, रेमडेसिविर इज, आई वुड से, आई एम गुड इनफ बोल्ड टू एडमिट, इट इज ओवर हाइप ड्रग। मतलब रेमडेसिविर मिला और जान बच गई, ऐसा नहीं है, तो उसके पीछे मत भागिए। इससे अच्छा है कि उसका पैनिक क्रिएट मत कीजिए। अभी हर रोज सब रिलेटिव्स 10 डायरेक्शन में भाग रहे हैं कि हमको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, हमको रिजुमेब नहीं मिल रहा है। कोई मैजिक बुलेट नहीं है, जो है वो अच्छा खाना खाइए, अच्छा हाइड्रेशन कीजिए, और अपने को, आपको मॉनिटर कीजिए। और जैसे बताया कि 90% पेशेंट को घर पे ही ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन खुद से मेडिकेशन मत लीजिए। अभी हम पहले क्या था, पहले फीवर आया, बुखार आया तो सब हमें फोन करते थे कि सर मुझे बुखार आया है, क्या करूं। अभी ऐसा नहीं है। अभी हमको जब फोन आता है तो इतने लंबे ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के साथ और सीटी स्कैन के रिपोर्ट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं कि सर प्लीज असेस। और मैं जब पूछता हूं कि कौन से डॉक्टर को दिखाया, तो बोला सर आप पहले हो। ये सब रिपोर्ट के बाद यू आर द फर्स्ट वन। तो मैं कहता हूं कि हम रिपोर्ट्स को ट्रीट नहीं करते, हम मरीज को ट्रीट करते हैं, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं जी। तो ये सब की जरूरत नहीं है जी। कोरोना पर पूरे इंडिया ने कहीं ना कहीं रिसर्च कर लिया है, और जैसे ही RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है, वैसे सिटी स्कैन भी हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट भी हो जाते हैं, और बिना जरूरत के, क्योंकि RT-PCR जो होते हैं उसके बाद सिटी स्कैन का भी एक डे होता है, वो डे उसी दिन अगर सिटी स्कैन किया जाए तब वो इन्फेक्शन सही पता चलता है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ है जो स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। डॉक्टर परीक, आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। आप स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की बात कर रहे थे, लेकिन इससे शुगर लेवल बढ़ने से लेकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, स्टेरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट है वो आगे चलकर पोस्ट कोविड में क्या पेशेंट को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं कि नहीं? स्टेरॉइड्स हार्मलेस मेडिकेशन नहीं है, पर जब प्रॉपरली यूज किया जाए अंडर सुपरविजन, जो डॉक्टर शाह ने बताया कि किसी निगरानी के नीचे जब यूज किया जाए तो दे कुड बी लाइफ सेविंग। आई हैव नो क्वेश्चन अबाउट दैट। वो जानते हैं डॉक्टर शाह की एजमा के पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को जब श्वास बढ़ जाए तो द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन देयर इज स्टेरॉइड्स। वी यूज इट ऑल द टाइम एंड वी ऑल नो दैट व्हेन स्टेरॉइड्स की हफ्ते 2 हफ्ते के लिए यूज किया जाए, रैपिडली बंद किया जाए और जरूरत है तो शुगर के लिए इंसुलिन किया जाए, तो स्टेरॉइड्स आर नॉट डेंजरस मेडिकेशन इन दैट सेंस। पर मैं बिल्कुल सहमत हूं उसके साथ कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए क्वालिफाइड डॉक्टर अपने डॉक्टर को स्टेरॉइड नहीं ले। मैं एक ही चीज ऐड करूंगा डॉक्टर शाह से, और उसका अनुभव भी मैं
पूछूंगा इनके बारे में कि ऑक्सीजन ड्रॉप करना जो उसने बताया बहुत ही सही है कि बिल्कुल श्वास फूलने का शुरू हुए या ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाए। इसके अलावा एक और ब्लड पैरामीटर है कि सीआरपी लेवल जो राइजिंग है, वुड दैट गिव यू अर्ली इंडिकेशन? उससे जरा पता लग सकता है कि नहीं कि भाई तकलीफ हो रही है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो बिगड़ते हैं ना, वो 3-4 बाद जब श्वास फूलना शुरू हो जाए कि उनके बाद 1 या 2 दिन में उनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो जो रैपिड डिक्लाइन होती है वो प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेरॉइड का है, बिल्कुल सही है कि जो जिनको माइल्ड डिजीज में उसकी जरूरत नहीं है, पर जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आदमी को डिसीज माइल्ड से ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, सांस फूलने की तकलीफ हो रहा है, ये जो पैरामीटर्स या मार्कर्स वो बढ़ रहे हैं, तब थोड़ा जल्दी, इतना जल्दी भी तो कैन वी यूज इट स्लाइटली अर्लियर देन यूजुअल। और खास तो पेरिफेरी में कि जहां ये इवन ब्लड टेस्ट कराने में 3-4 दिन निकल जाते हैं, उसी जगह वहां के डॉक्टर को आप क्या सजेस्ट करेंगे? कब तक उनको राह देखना चाहिए कि स्टेरॉइड शुरू करें कि नहीं करें? तो वो डॉक्टर शाह उनको बताए तो मेरा ख्याल है कि अच्छा रहेगा। सर ये चैलेंजिंग है, बिलीव मी, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मेडिसिन इज नॉट दैट सिंपल कि 1+1=2 कर लिए, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, सुबह की कंडीशन अलग हो, दोपहर की कंडीशन अलग हो, शाम की कंडीशन, ये डे बाय डे नहीं जाते हैं, ये इवन आवर्स बाय आवर्स जाते हैं। सो वो डिफिकल्ट है मॉनिटर करना। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा एक ग्रुप भी है जो पेरिफेरल डॉक्टर्स को कनेक्ट करता है थ्रू गवर्नमेंट। सो वी डू लॉट ऑफ वेबिनार्स टू लेट देम अंडरस्टैंड, जो पेरिफेरीज के डॉक्टर्स हैं, कि कब क्या करना चाहिए। क्योंकि गाइडलाइन है, गाइडलाइन में 10 पॉइंट है। अभी वो 10 पॉइंट में अगर चौथा पॉइंट पकड़े या 5वां पॉइंट पकड़े, वो सुबह आप अलग हो सकते हो, शाम को अलग हो सकते हो, अलग पॉइंट पे हो सकते हो। तो ये चीज है कि ये पेरिफेरल के डॉक्टर्स को, बिलीव मी, पेरिफेरल के डॉक्टर्स को भी अभी काफी, पहले गांव में नहीं था, अभी गांव में बढ़ने लगा है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। तो पेरिफेरल के डॉक्टर्स को हमने वेंटिलेटर में भी ट्रेन किया है। और ये कब की बात है, मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जून की बात कर रहा हूँ, अप्रैल में जून 3 महीने हमने पेरिफेरल के डॉक्टर्स को वेंटिलेटर में भी ट्रेन किया कि अगर कोई पेशेंट के पास कुछ ऐसा आता है, जब तक आप अच्छी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं, मतलब बड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करो, आप भी वेंटिलेटर मैनेज कर सकते हो। उसका सिंपल अल्गोरिदम भी हमने बनाया है, राइट। तो ये जो है पेरिफेरल के डॉक्टर्स, पहले क्योंकि सबके लिए नया रोग है, कोई इसमें एक्सपर्ट पैदा नहीं हुआ, तो हम भी सीखे हैं, हम भी अपने आप सीखे हैं विद एविडेंस, विद एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो यही एक्सपीरियंस जो हमारा है वो हम शेयर करते हैं डॉक्टर्स ग्रुप से कि दीज आर द डूज, बट मोर इंपॉर्टेंटली दीज आर द डोंट्स। ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा मिसयूज मेडिसिन अगर बात करें तो भी यही है, स्टीरॉयड है, रेमडेसिविर के लिए इधर उधर भागा भागी है। तो ये जो चीजें हैं, और एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक हर एक लोग जो हमको कांटेक्ट करते हैं, सर मैंने 5 दिन का एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स तो कर लिया, अभी कल से मैंने डॉक्सीसाइक्लिन भी चालू कर दिया है। सो मैं जब इनको बोलता हूँ, अभी 1 घंटे पहले ही बात है कि एक सीटी स्कैन और उसका रिपोर्ट मुझे बताया कि सर इतना इतना है, तो मेरा दूसरा दिन है एजिथ्रोमाइसिन का, मैंने बोला बंद कर दो। ही वॉज एसिम्टोमेटिक, ही इज एसिम्टोमेटिक। तो वो बोल रहे हैं कि सर दवाई तो लेनी पड़ेगी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, कोविड है तो दवाई है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपको दवाई की जरूरत है, अगर फीवर आए तो पैरासिटामोल लो और मॉनिटर करो। मॉनिटरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिसिन, क्योंकि अर्ली पिकअप मॉनिटरिंग से होता है, मेडिसिन से नहीं। मेडिसिन अगर आप लो तो आपको एक सिक्योरिटी आ जाती है कि चलो मैंने तो मेडिसिन ले लिए, कोई एजिथ्रोमाइसिन, कोई डॉक्सीसाइक्लिन, कोई एंटीबायोटिक कोरोना के लिए नहीं बनी है, कोई एंटीवायरल नहीं है। जो है 90% पेशेंट्स को सिर्फ पैरासिटामोल से ज्यादा कोई दवाई की जरूरत नहीं है। जी, तो घर बैठे आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कौन सी बीमारियों वाले जो लोग होते हैं, जिनको पहले से वो बीमारियां हैं और वो ज्यादा इन्फेक्ट होकर ज्यादा क्रिटिकली इल हो सकते हैं कोविड में? हाँ, ये जो है प्री मॉर्बिडिटी जो जिसको बोलते हैं, जिसको पहले का रोग हो, जिसकी इम्यूनिटी कम हो, लाइक डायबिटिक पेशेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। हार्ट डिसीज पेशेंट, उनकी इम्यूनिटी का इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट, जिसको हाई बीपी है, जिसको कैंसर की बीमारी है, जो कीमोथेरापी पे है, जिसको पहले से लंग्स की बीमारी है, या जो ऐसे पेशेंट जो वल्नरेबल कहलाते हैं, जी। ऐसे पेशेंट जो है उनको थोड़ा सा ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है।
उनको कभी कभी हम अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन फॉर ऑब्जर्वेशन, कभी कभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ पेशेंट और मेडिकेशन मिनिमम होता है तो पेशेंट मुझे बताया सर दवाई तो कुछ इंजेक्शन तो कुछ दिया नहीं। मैं बोला आप यहाँ पे हो नॉट फॉर मेडिकेशन, आप यहाँ पे हो बेटर मॉनिटरिंग, क्योंकि रिजर्व नहीं होता बॉडी में। तो अगर ये पेशेंट अगर उनकी कंडीशन बिगड़ती है तो अर्ली पिकअप बहुत जरूरी है कि जल्दी हमको पता चले तो जल्दी आगे का कुछ कर पाए, तो उसके हिसाब से उनके बिगड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी, जी। डॉक्टर परीद के पास वापस चलेंगे। सर, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं, वीएनएम टीवी के प्लेटफ़ॉर्म से वडोदरा और पूरे देश के और पूरे विश्व के कोरोना पेशेंट को गाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप उठा रहे थे कि घर पर रहकर इलाज कीजिए। तो घर पर रहकर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कैसे किया जा सकता है? उस पर अगर आप कुछ गाइड कर पाएँ हमारे दर्शकों को। तो 2 ही उपाय हैं। एक तो जो रोग बढ़ रहा है, उनको जब इंडिकेटर सारे पता लगे कि रोग बढ़ रहा है, तब उनकी इफेक्टिव मेडिकेशन, 2 ही इफेक्टिव मेडिकेशन है। जब जरूरत पड़े तो एक तो स्टेरॉइड्स और एक ब्लड थिनर। तो फिजिशियन की गाइडेंस के अंदर जो मेडिकेशन पहले से एप्रोप्रिएट टाइम पर शुरू करें, तो शायद फेफड़ों में जो सूजन आ रही है वो कम हो सके। ये एक चीज है। और दूसरी चीज है कि पीरियोडिकली जो श्वास लेने की जब आप लेट रहे हैं तो पेट पर लेटने से ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ता है। तो दैट प्रोनिंग जो बोलते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल एज एंड व्हेन पॉसिबल। जब हो सके तब आप पेट पर लेट के श्वास लेने का प्रैक्टिस करें, तो उसके भी ऑक्सीजनेशन थोड़ी बढ़ सकती है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जब जरूरत पड़े, तो कोविड में चक्कर है कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जब जरूरत पड़े तब इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि घर के लेवल पर इतनी प्रोवाइड करनी वुड बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पहले तो ये कहा जाता था कि लंग्स जो है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं और अब हार्ट भी इन्फेक्ट हो रहा है, किडनीज़ के भी कई लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो कोविड से कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं सर? देखिए ये जो वायरस है वो कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जब हद से बढ़ जाता है, उसकी इफेक्ट हद से बढ़ जाती है तो बॉडी के सब ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, काफी सारे बोलते हैं कि सर ये तो ज्यादा हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, ये ज्यादा किडनी को। ऐसा नहीं है। अपने बॉडी में कोई अलग अलग सिस्टम नहीं है, सब सिस्टम जुड़ी हुई है। तो उसमें ऐसा होता है कि जितना ज्यादा पेशेंट को वायरस का लोड होता, लोड मतलब वो आरटीपीसीआर वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं। सपोज कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर जल्दी चढ़ गया, तो ये कोविड जो है प्राइमरीली फेफड़े को मतलब लंग्स को इफेक्ट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा वायरस भी है कि बॉडी के माइक्रो वेसल्स मतलब जो अपनी छोटी छोटी जो डॉक्टर परीक ने बताया कि ब्लड थिनर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड जो अपनी नसों में दौड़ता है, तो छोटी छोटी नसों में ये जो कोविड की वजह से क्लॉटिंग पैदा हो सकती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो सकते हैं। अभी क्लॉटिंग ऐसा नहीं कि चलो ये हो गया, कोई भी वेसल में वो, सपोज हार्ट की वेसल में क्लॉट हुआ तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन की वेसल में वो क्लॉट हुआ तो स्ट्रोक आ सकता है। ऐसे ही बॉडी की कोई भी वेसल को ये इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ब्लड थिनर, अगेन आई एम टेलिंग यू, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को जरूरत नहीं है। जो हाई रिस्क है और जो एडमिटेड पेशेंट्स है, उन्हीं को असेसमेंट करने के बाद एक कैटेगरी है जो असेसमेंट कैटेगरी बोलते हैं उसको, उसी पेशेंट को हम ब्लड थिनर देते हैं। हाँ, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, जिसको हाई रिस्क है, उनको देना ही पड़ता है, घर बैठे लेने की जरूरत नहीं है। पैंडेमिक है, पैंडेमिक से गुजरेंगे और पार तभी पा पाएंगे जब हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। सर, डॉक्टर शाह बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और हाँ, इतने महत्वपूर्ण टिप्स, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा चीजें फैला रही है कि एक्सपर्ट गाइडेंस बाजू में होता जा रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।